बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे पैटर्न्स ऑफ लंग डिजीज़ के साथ। इस पे मेरा HRCT पे एक अच्छा लेक्चर है ताहिरा खान रेडियोलॉजी में, उसकी लिंक मैं आपसे शेयर कर दूँगा। तो सबसे पहले हमारे पास, होपफुली आप लोगों ने पढ़ लिया, इसको हम रिवाइज़ करेंगे। तो हमारे पास जो बेसिक यूनिट होता है लंग का, वो होता है सेकेंडरी पल्मोनरी नोड्यूल। यही हम HRCT में देखते हैं और इसको देखना इम्पोर्टेंट होता है। इसका साइज़ क्या होता है? इसका साइज़ इधर दिया 1 to 1.5 सेंटीमीटर। तो ये हमें नज़र आ रहा होता है। ये किस चीज़ पे कंसिस्ट करता है? इसमें यानी जो आउटर लेयर जो उसकी होती है वो इंटरलोब्यूलर सेप्टा होती है, जिसके अंदर से हमारे पल्मोनरी वेन और लिम्फेटिक्स ट्रेवल कर रहे होते हैं। तो इधर इसमें आप देख लें। और जो हमारे पास सेंटर होता है, इसका सेंटर, इसमें हमारे पास सेंट्री लोबुलर ब्रोंकस और आर्टरी ट्रेवल कर रही होती है। और ये डिफरेंट एसिनाई से मिलकर बनता है। तकरीबन इसमें जो होते हैं अप्रॉक्सीमेटली 12 एसिनाई होते हैं, जो कि एज सच विजिबल नहीं होते इन दी HRCT। तो जो हमारे पास सेंटर होता है, सेंटर में हमारे पास पल्मोनरी आर्टरी जो है वो एज अ डॉट नज़र आ रही होती है। ब्रोंकस हमारे पास नज़र नहीं आता। और जो पेरिफेरी में हमारे पास लिम्फेटिक्स होते हैं और पल्मोनरी वेन्स होती हैं। इनकी इन्वॉल्वमेंट के ज़रिए हम डिफरेंट डिजीज़ को कैरेक्टराइज करते हैं। और ये जो इंटरलोब्यूलर रिसेप्टरा जो होते हैं, इनकी थिकनिंग के ज़रिए हम डिजीज़ को कैरेक्टिफाई करते होंगी HRCT। तो इधर उसने यही बात की है कि ये जो हमारे पास सेकेंडरी पल्मोनरी नोड्यूल होता है, सेकेंडरी पल्मोनरी नोड्यूल ये एलिमेंटल यूनिट होता है फंक्शन ऑफ द लंग फंक्शन। और जो ईच सेकेंडरी पल्मोनरी नोड्यूल होता है वो कंसिस्ट करता है सेंट्रल आर्टरी को, जिसको सेंट्री लोबुलर आर्टरी कहते हैं, और सेंट्रल ब्रोंकस को, जो हमारे पास सेंटर में हमें मिल रहे होते हैं। सेंटर में ये दो चीज़ें होती हैं और ये ब्रांचिंग करते रहते हैं मैनी टाइम्स टू प्रोड्यूस एसिनल आर्टरीज एंड रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स। तो हमें एक सेंटर डॉट इसमें नज़र आ रहा होता है, जो ब्रोंका है वो नज़र नहीं आ रहे होते। ये इसने बताया ऑन CT सेंट्रल लोबुलर इज ऑफन एज अ फेन डॉट, और जो सेंट्रल लोबुलर ब्रोंकस है वो नज़र नहीं आते। एसिनस जो होता है वो बेसिक यूनिट होता है, जिधर हमारी गैसियस एक्सचेंज हो रही होती है और जो जिसमें नंबर ऑफ ब्रांचिंग होती है रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स की, एल्वियोलर डक्ट्स की और एल्विलाई की। और तकरीबन एक सेकेंडरी लोब्यूल में हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 12 एसिनाई होते हैं। तो ये एक MCQ इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। फिर हमारे पास जो पेरिफेरी में पल्मोनरी वेन्स और लिम्फेटिक्स होती हैं। कनेक्टिव टिश्यू जो होता है वो हमारे पास इंटरलोब्यूलर सेप्टा बनाता है, और इसी की इन्वॉल्वमेंट से हम CT में पैथोलॉजी को वो करते हैं, कैरेक्टराइज करते हैं। और जो ईच हमारे पास सेकेंडरी पल्मोनरी नोड्यूल होता है उसका साइज़ होता है 1 to 2.5 सेंटीमीटर। तो ये सारे इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। अब पैथोलॉजीज़ में आ जाते हैं। तो पैथोलॉजीज़ में हमारे पास कैरेक्टराइजेशन हम करते हैं कि सेकेंडरी पल्मोनरी जो हमारे पास सेकेंडरी पल्मोनरी लोब्यूल है, उसमें हमारे पास क्या इन्वॉल्वमेंट है, क्या पैथोलॉजी है। अगर वो कम्प्लीटली ओपेसिफाई हो गया तो उसको हम कहते हैं कंसोलिडेशन। तो कंसोलिडेशन और ग्राउंड ग्लास ओपेसिटी में क्या फ़र्क है? ग्राउंड ग्लास ओपेसिटी में जो हमारे पास ओपेसिफिकेशन होती है, उससे हम पल्मोनरी आर्टरी को देख सकते हैं। लेकिन जब हमारे पास कंसोलिडेशन होती है तो उसमें हम जो है वेस्कुलेचर को नहीं देख सकते। तो ये टर्म जो है ग्राउंड ग्लास, ये रॉन्गली यूज़ होती है एक्सरेज में। आल्टो इट इज़ रिजर्व फॉर द CT, क्योंकि पल्मोनरी वेस्कुलेचर बिहाइंड सेकेंडरी पल्मोनरी नोड्यूल हमें तो HRCT या CT में नज़र आता है, एक्सरे में नज़र नहीं आता। तो एक्सरे में पैची ओपेसिटी बोल सकते हैं, लेकिन ग्राउंड ग्लास इज टर्म फॉर द CT की टर्म है। इसके बाद आल्दो कंसोलिडेशंस इम्प्लाइज नमूनिया, यानी कंसोलिडेशन हो तो हमारे जहन में नमूनिया आता है, लेकिन इसके अलावा भी काफ़ी चीज़ें हो सकती हैं। तो हम नीचे जाते हैं। तो कंसोलिडेशन यानी जब ओपेसिफिकेशन होती है वो तब होगी जब हमारे पास एल्विलाई में फॉलोइंग इफेक्ट होंगे। जो अफेक्टेड एल्विलाई, या तो उसके अंदर ब्लड आ गया होगा, जैसे फिर हम हेमरेज में होता है, पस आ गई होगी, जैसे कि नमूनिया में पस आ जाता है, वाटर हो गया
नमूनिया में जिस तरह आ जाता है, और इन्फेक्शंस वगैरह में, इन्फ्लेमेशन में सेल्स। तो ये 4 चीज़ें इसमें हो सकती हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ इन्फेक्शन हो, इसमें पल्मोनरी हेमरेज भी हमें कंसोलिडेशन के साथ आएगा, इन्फेक्शन भी हमें कंसोलिडेशन के साथ आएगा, हमारे पास पल्मोनरी एडिमा भी कंसोलिडेशन के साथ आ सकता है। और उसके अलावा अगर कोई सेल इन्फिल्ट्रेशन हो गई है, मेलिग्नेंसी है, कोई लिम्फेटिक, कोई क्या कहते हैं, कोई जो हमारे पास इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ है, उसमें भी हमारे पास कंसोलिडेशन आ सकती है। तो पल्मोनरी वेसल्स आर not visible. This is the important point कि pulmonary vessels are not visible in the unenhanced CT in the consolidation. लेकिन एयर ब्रोंकोग्राम्स आ सकते हैं अगर कुछ ब्रोंका है उसमें एयरवे के पेटेंट है, तो एयर ब्रोंकोग्राम्स हमें आ सकते हैं, जैसे कि इसमें हमें फ्यू एयर ब्रोंकोग्राम्स मिल रहे हैं कंसोलिडेशन। और ये देखें बड़ी डेंस कंसोलिडेशन है, और इस तरफ हमारे पास अपोजिट साइड में हमारे पास थोड़ी सी पैची टाइप ऑफ कंसोलिडेशन है, बायलैटरल कंसोलिडेशन है। अब कहने का मकसद ये है कि इसने बताया कि इधर बायलैटरल कंसोलिडेशन का केस है, लेकिन इसको हमने नमूनिया अगर फर्स्ट लुक में देखें तो नमूनिया सोचेंगे, लेकिन ये केस था मल्टीफोकल कंसोलिडेटिव एडिनोकार्सिनोमा का। तो कंसोलिडेशन इज़ नॉट ऑलवेज अ इन्फेक्शन। इंपॉर्टेंट चीज़ें ये हैं। तो इसको हम आगे इसकी डिटेल्स देखते हैं कि हमारे पास फिर अगर हमें कंसोलिडेशन मिल रही है तो हमने 2 चीज़ों पे रिलाई करना है, या आइदर इफ़ इट इज़ एक्यूट और इफ़ इट इज़ क्रॉनिक की रिजॉल्व नहीं हो रही। अगर एक्यूट है तो उसमें हमारे पास टॉप लिस्ट में नमूनिया आ जाएगा। उसके अलावा सेकंड हम हिस्ट्री से पता कर सकते हैं कि कहीं ये एस्पायरेशन तो नहीं, एस्पायरेशन में हेट्रोजीनस अपीयरेंस होती है कंसोलिडेशन की। पल्मोनरी हेमरेज हो सकती है, या तो ब्लड उसने एक्सपायर किया है या अंदर ही पल्मोनरी में हेमरेज हो गई है। ARDS में हमें जो है वो मिलती है जो कि नॉन कार्डियोजेनिक पल्मोनरी एडिमा होता है क्रिटिकली इल पेशेंट्स में, और कैपिलरी की लीकेज ज़्यादा हो जाती है। यार ARDS में क्या होता है, पल्मोनरी लीकेज ज़्यादा हो जाती है, और उसके अलावा उसकी वजह से कंसोलिडेशन मिल सकता है। और सीवियर पल्मोनरी एडिमा में हमें कंसोलिडेशन मिल सकता है। ये सारी एक्यूट काजेज़ हैं, इनको याद कर लें। क्रॉनिक काजेज़ में आप देखें कि जो रिजॉल्व नहीं हो रही विद ट्रीटमेंट, तो आप कैंसर्स को टॉप पे सोचेंगे। जैसे कि सबसे पहले हमारे पास आ जाता है एडिनोकार्सिनोमा, जिसको पहले ब्रोंकियोअल्वुलर कार्सिनोमा कहते थे, लिम्फोमा, ऑर्गेनाइजिंग नमूनिया और क्रॉनिक इओसिनोफिलिक नमूनिया। ये सारी चीज़ें, इनको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। तो ये हमारे पास आ जाती हैं क्रॉनिक काजेज ऑफ द कंसोलिडेशन। फिर हम चलते हैं ग्राउंड ग्लास पे। ग्राउंड ग्लास पे देखें आपको बिहाइंड डॉट डॉट नज़र आ रहे हैं, जिससे हमें पल्मोनरी वेस्कुलेचर इसका पेटेंट नज़र आ रहा है। ये कम्प्लीटली ओपेसिफाई नहीं कर रहा सेकेंडरी पल्मोनरी नोड्यूल को। तो इसकी कॉजेज़ भी सेम होती हैं, जैसे हमने पहले पढ़ लिया कि पस, ब्लड, वाटर और सेल, लेकिन इतना नहीं होता इसमें कि वो कम्प्लीटली ओपेसिफाई कर सके। तो ग्राउंड ग्लास को हम रिज़र्व करते हैं फॉर CT। इसने काफ़ी दफ़ा इसको वो किए क्योंकि इसमें पल्मोनरी वेसल्स आर स्टिल विजिबल। तो इसमें भी हमारे पास एक्यूट काजेज़ और क्रॉनिक काजेज़ होती हैं। जो लिस्ट है वो सिमिलर है, जैसे ये वाली हमारे पास एक्यूट काजेज़ की पूरी सिमिलर है, लेकिन क्रॉनिक में थोड़ा सा ब्रॉडर डिफरेंशियल ऑफ डायग्नोसिस है। तो वो तो हमने अभी देख लिए हैं। अभी हम देखते हैं इसमें क्या क्या आते हैं। जैसे हमारे पास लंग एडिनोकार्सिनोमा है, जो कि फोकल भी हो सकता है और मल्टीफोकल भी हो सकता है। जैसे हमने ऊपर इमेज में देखा था, मल्टीफोकल एडिनोकार्सिनोमा था। ऑर्गेनाइजिंग नमूनिया, क्रॉनिक इओसिनोफिलिक नमूनिया, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ जिस तरह NSIP, हाइपरसेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस, DIP और हाइपरसेंसिटिव न्यूमोनाइटिस इधर भी इसने अलग से दे दिए। और उसमें ज़्यादातर सब एक्यूट फेज़ में ग्राउंड ग्लास ओपेसिटी, सेंट्रल लोब्यूलर नोड्यूल्स और मोज़ेक एटेन्यूएशन, इनको हम डिटेल में देखेंगे। दिस इज़ जस्ट फॉर योर कॉन्सेप्ट बिल्डिंग। फिर हम आ जाते हैं कि पेरिफेरल कंसोलिडेशन या ग्राउंड ग्लास ओपेसिटीज़ में हमारे पास कौन से डिफरेंशियल्स आते हैं। तो इनमें आपने 3 चीज़ें याद करनी हैं। अगर आपके पास पेरिफेरल आ रही हैं तो आपके पास ऑर्गेनाइजिंग नमूनिया
क्रॉनिक इयोसिनोफिलिक निमोनिया जो कि अपर लोब को ज़्यादा इन्वॉल्व करता है, और पल्मोनरी इन्फार्क्शन। ये सारा आप उसको साथ बाकी चीज़ें भी क्लिनिकल डिटेल्स वगैरह देखेंगे तो आपको उसके साथ डिफरेंशियल होगा। और हमारे अभी इस दौर में कोविड निमोनिया भी पेरिफेरल ग्राउंड ग्लास ओपेसिटीज़ के साथ आता है। इसके बाद हमारे पास आ जाती है इंटरलोबुलर थिकनिंग। अभी इंटरलोबुलर थिकनिंग आइदर इट कैन बी स्मूथ और इट कैन बी कोर्स इंटरलोबुलर सेप्टल थिकनिंग। तो अभी देखें इसका जो इंटरलोबुलर सेप्टल थिकनिंग है ये काफ़ी स्मूथ है, ये जो ग्रे कलर में आपको इसने दिखा दी है। तो जब हमारे पास स्मूथ इंटरलोबुलर सेप्टल थिकनिंग आती है तो उसमें हम सबसे पहले जो सोचते हैं वो पल्मोनरी एडिमा में, वो मोस्ट कॉमन कॉज। इसमें देखिए ये प्लूरल इफ्यूजन आपको नज़र आ रही है और इसमें आपको ये इंटरलोबुलर सेप्टल थिकनिंग नज़र आ रही है, लेकिन ये काफ़ी स्मूथ है। तो इसमें आप नंबर 1 पे रखेंगे इसको पल्मोनरी एडिमा को। सेकंड डिफरेंशियल आपके पास आ जाएगा लिम्फेंजाइटिस कार्सिनोमेटोसिस, और उसके साथ वो अगर एमसीक्यू सिनेरियो में देगा तो साथ वो कुछ ऐसे आपको बता सकते हैं कि कोई लिटिक लीजन बोन में मिल गया या उसके कोई डेंस टिश्यू था ब्रेस्ट में, साथ स्मूथ इंटरलोबुलर सेप्टल थिकनिंग या कोर्स इंटरलोबुलर सेप्टल थिकनिंग, तो ये लिम्फेंजाइटिस कार्सिनोमेटोसिस को ज़्यादा वो करेगा। तो ये हमारे पास स्मूथ कॉजेज आ गई, टॉप 2 डिफरेंशियल्स इसमें ये आ गए। फिर हमारे पास आ जाता है कोर्स इरेगुलर। अब देखिए इसी में वो ग्रे एरिया जो है काफ़ी कोर्स है। तो जब कोर्स इंटरलोबुलर सेप्टल थिकनिंग आ जाती है, नोड्यूलर इरेगुलर आ जाती है, तो फिर हम वो डिफरेंशियल्स अपने चेंज कर देते हैं। पल्मोनरी एडिमा को नीचे रख देते हैं, टॉप पे हम लिखते हैं लिम्फेंजाइटिस कार्सिनोमेटोसिस। इसमें क्या होता है, ट्यूमर जो होता है वो लिम्फेटिक्स में आ जाता है, इसकी वजह से वो जो इंटरलोबुलर सेप्टल हैं उसमें हमने कहा था लिम्फेटिक चैनल्स होते हैं वो कोर्स हो जाते हैं। सेकंड डिफरेंशियल हमारे पास आ जाती है सार्कोइडोसिस। आल्दो कहता है कि ये रेयर है, लेकिन ये 2 डिफरेंशियल्स जाएंगे और पल्मोनरी एडिमा जो है डिफरेंशियल में वो डाउन द लिस्ट आ जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद हमारे पास एक और एंटिटी आ जाती है क्रेजी पेविंग। क्रेजी पेविंग कॉम्बिनेशन होता है ग्राउंड ग्लास ओपेसिटी विद इंटरलोबुलर सेप्टल थिकनिंग। इसमें देखें इंटरलोबुलर सेप्टल थिकनिंग भी है, ऊपर ग्राउंड ग्लास ओपेसिटी भी है, तो ये क्रेजी पेविंग का वो दे रहा है, जैसे वो स्टोन पाथ हमारे पास अपीयरेंस होती है। आल्दो सबसे पहले इसको अल्विलर प्रोटीनोसिस में किया गया था, और अल्विलर प्रोटीनोसिस के केसेस इस तरह क्रेजी पेविंग के साथ लगाते हैं, लेकिन जो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द क्रेजी पेविंग है वो हमारे पास पल्मोनरी एडिमा है। तो पल्मोनरी एडिमा इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ। तो ये हमारे पास आगे सारे इसके डिफरेंशियल्स, इसका निमोनिया का आप रेडियोपीडिया से देख लेना, पल्मोनरी एडिमा, हेमरेज, ARDS और ये सारी चीज़ें, एडिनोकार्सिनोमा, लिपाइड निमोनिया। अभी हमारे पास जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है